प्रणाम दोस्तों, आइए सुनते हैं ब्योमकेश बख्शी की जासूसी कहानियों में से एक कहानी। बांग्ला लेखक शारदेंदु बंदोपाध्याय द्वारा गढ़ा गया ब्योमकेश बख्शी जासूसी पात्र आज भारतीय जासूसी साहित्य का शेरलॉक होम्स बन चुका है। उन्हीं कहानियों में से प्रस्तुत है एक रोमांचक कहानी जिसमें मुख्य किरदार ब्योमकेश बख्शी की जासूसी बुद्धिमत्ता को एक बार फिर शाश्वत जिया जा सकता है। कहानी का नाम है पहेलियों की तान। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ब्योमकेश और मैं किसी सरकारी काम से कटक गए थे। कुछ दिनों बाद हमें महसूस हुआ कि काम जल्दी पूरा नहीं होगा, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में लगे दस्तावेजों के अंबार के बीच से सत्य को खोज निकालना कोई आसान काम नहीं था। उसी के अनुसार ब्योमकेश कटक में ही रुके रहे, जबकि मैं कलकत्ता वापस चला गया। घर में किसी पुरुष की अनुपस्थिति में किसी बंगाली की गृहस्थी चलने की आशा कैसे की जा सकती थी। बहरहाल कलकत्ता वापस आने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं था। ब्योमकेश की अनुपस्थिति में मैं स्वयं को थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं और दिन छोटे होने लगे थे, फिर भी मेरा समय नहीं कट रहा था। गाहे बगाहे मैं दुकान चलाने वाले प्रभात की मदद करने दुकान पर चला जाता और कोई नई पांडुलिपि होती तो उसे पढ़ लेता था। फिर भी मेरे पास सारा दिन करने के लिए कोई खास काम नहीं था। तभी शाम का समय बिताने के लिए अप्रत्याशित रूप से मेरे सामने एक अवसर स्वयं उपस्थित हो गया। हम एक 3 मंजिला इमारत के ऊपरी मंजिल के 5 कमरों में रहते थे, जबकि अनेक कार्यालयों में काम करने वाले 1 दर्जन अथवा उससे कुछ अधिक लोग पहली मंजिल पर बने मेस में रहते थे। भूतल पर प्रबंधक का कमरा, भंडार गृह, रसोई तथा भोजनालय बने हुए थे। इमारत के एक कोने में एकाकी भंडारी का कक्ष बना हुआ था। हम वहां रहने वाले लोगों से परिचित थे, परंतु किसी से विशेष रूप से हमारी घनिष्ठता नहीं थी। एक शाम को अंधेरा होने के बाद मैं अभी अपने कमरे की बत्तियां जलाकर पत्रिका पढ़ने बैठा ही था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने के लिए मैं उठा। बाद मैंने देखा कि एक अधेड़ आयु के सज्जन मुस्कुराते हुए खड़े हुए थे। मैंने उन्हें अपनी इमारत की पहली मंजिल पर 1 या 2 बार देखा था। उन्होंने हाल में ही अपने रहने के लिए उस मंजिल पर एक कमरा किराए पर लिया था। उन्होंने उस मंजिल का सबसे अच्छा कोने वाला कमरा अपने कब्जे में कर लिया था। उन्होंने गर्म नेहरू जैकेट और रेशमी चूड़ीदार पजामा पहन रखा था, जिसे देखकर लगता था कि वह एक सौम्य स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उनके बाल सफ़ेद की अपेक्षा काले अधिक थे। वे एक सुनिश्चित और सुशिक्षित तथा सभ्य व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। मेरा स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, क्षमा कीजिएगा, मेरा नाम भूपेश चटर्जी है और मैं इस इमारत की पहली मंजिल पर रहता हूँ। मैंने आपको कभी कभार देखा था, मैंने उत्तर दिया, लेकिन मैं आपके नाम से परिचित नहीं था। कृपया अंदर आइए। मैंने उन्हें अपने कमरे में बैठने के लिए कुर्सी दी। उन्होंने बताया, मैं 1.5 महीना पहले कलकत्ता आया था। मैं एक बीमा कंपनी में काम करता हूँ और यह नहीं कह सकता कि कल कहाँ रहूँगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि कंपनी कभी भी मेरा तबादला कर सकती थी। आप एक बीमा कंपनी के लिए काम करते हैं, मैंने थोड़ा असहज महसूस करते हुए कहा। लेकिन मैंने आज तक कभी कोई पॉलिसी नहीं ली है और ना ही मेरा अभी कोई पॉलिसी लेने का इरादा है। मैं उसके लिए आपसे पास नहीं आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात सही है कि मैं बीमा कार्यालय में कार्य करता हूँ, लेकिन मैं बीमा एजेंट नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया था कि थोड़ी व्यथित खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मुझे ब्रिज खेलने की लत है। जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे एक दिन भी खेलने का अवसर नहीं मिला है। मैं एक मौका पाने के लिए तड़प रहा हूँ। बहुत कोशिश के बाद मुझे 2 खिलाड़ी मिल गए हैं। वे दोनों पहली मंजिल के कमरा संख्या 3 में रहते हैं। दिक्कत यह है कि अभी तक मुझे चौथा खिलाड़ी नहीं मिल पाया है। हमने कुछ दिनों तक ब्रिज खेलने का भरसक प्रयास किया, परंतु असली मज़ा नहीं आया। मैंने सोचा कि आज मैं अजीत बाबू से पूछूंगा कि क्या उनकी इस खेल में रुचि है। यह बात सही है कि मैं कभी ब्रिज खेलने में अत्यंत रुचि लेता था। मैं न केवल रुचि खेल लेता था, बल्कि मैं उसके लिए पागल रहता था। चूँकि मैंने बहुत अधिक समय से नहीं खेला है, इसलिए मेरी तड़प समाप्त हो गई है। मैं आज भी महसूस करता हूँ कि अकेलेपन में उबाऊ पत्रिका पढ़ने से ज़्यादा अच्छा ब्रिज खेलना है।
बहुत अच्छा, मैंने कहा। यह सच है कि बहुत समय से मेरा अभ्यास छूट गया है, लेकिन अभी भी क्यों नहीं? मेरा उत्तर सुनकर भूपेश बाबू खुशी से उछल पड़े और बोले, चलिए फिर मेरे साथ। मैंने अपने कमरे में सारा इंतजाम कर रखा है, समय क्यों नष्ट करें? प्लीज आप अभी जाइए, मैं भी आपके पीछे पीछे एक कप चाय पीकर आता हूँ, मैंने कहा। अरे नहीं, चाय तो आप मेरे कमरे में पी सकते हैं, आप अभी मेरे साथ चलिए, उन्होंने उत्तर दिया। उनकी उत्सुकता देखकर मैं मुस्कुरा पड़ा। किसी समय मैं भी उन्हीं की तरह उत्साही था। ब्रिज खेले बगैर मुझे लगता था जैसे मेरी सांसें सूनी थी। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। व्योमकेश की पत्नी सत्यवती को सूचित करके मैं भूपेश बाबू के साथ नीचे चला गया। जब आप सीढ़ियों से नीचे पहली मंजिल पर जाएंगे तो पाएंगे कि पहला कमरा भूपेश बाबू का था। अपने दरवाजे के पास खड़े होकर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, जल्दी यहाँ आओ राम बाबू, वनमाली बाबू, मैंने अजीत बाबू को पकड़ लिया है। गलियारे के बीचों बीच 3 नंबर कमरे से 2 सिर बाहर निकले और उसके बाद यह कहते हुए अदृश्य हो गए कि अभी आता हूँ। भूपेश बाबू मुझे अपने कमरे में ले गए और बत्ती जला दी। कमरा काफ़ी बड़ा था, उसमें सरिया लगी हुई थी। लकड़ी की 2 खिड़कियां लगी थीं जिनमें सामने वाली सड़क साफ दिखाई देती थी। कमरे के किनारे बेड पड़ा था जिस पर चादर बिछी हुई थी। दूसरे किनारे पर एक अलमारी थी जिसके ऊपर एक चमचमाता स्टोव और चाय बनाने के लिए अन्य जरूरी सामान रखा था। कमरे के बीचों बीच एक छोटी मेज पर 4 कुर्सियां लगाई गईं, जिसे देखकर लगता था कि वह ताश खेलने के लिए ही बनाई गई थीं। इसके अलावा कमरे में एक और छोटे मोटे फर्नीचर समेत एक ड्रेसिंग टेबल और दरों वाली अलमारी थी। वे सभी चीज़ें कमरे को देखने योग्य बनाती थीं। भूपेश बाबू की रुचि इस मामले में पश्चिमी देशों से मेल खाती थी। मुझे एक कुर्सी पर बैठने के लिए उन्होंने कहा, अब मैं केतली चालू कर देता हूँ, कुछ मिनट बाद चाय तैयार हो जाएगी। उन्होंने स्टोव जलाकर केतली उसके ऊपर रख दी। इस बीच राम बाबू और वनमाली बाबू भी आ गए। हमारा पूर्व परिचय होने के बावजूद भूपेश बाबू ने एक बार फिर हमारा आपस में परिचय कराया। ये रामचंद्र राय और ये वनमाली चंद्र हैं। ये दोनों ही एक कमरे में ही रहते हैं और एक ही बैंक में काम करते हैं। मैंने इनके अंदर अन्य समानताएं भी देखी हैं। पहले मैं शायद इसलिए नहीं देख पाया था क्योंकि दोनों को कभी एक साथ देखने का अवसर नहीं मिला था। दोनों की आयु 45 और 50 वर्ष के मध्य थी। दोनों ही मोटे और थुलथुले तथा नाटे कद के थे। उनके चेहरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वे दोनों जुड़वा भाई हों। यह समानता निश्चय ही जन्मजात थी। मैं उन्हें हैरान करना चाहता था। आखिरकार मैं भी तो व्योमकेश का मित्र था। क्या आप दोनों संबंधी हैं? मैंने पूछा। उन दोनों ने चकित होकर मेरी ओर देखा। नहीं, राम बाबू ने थोड़ी बेरुखी से उत्तर दिया, मैं वैद्य हूँ और वनमाली कायस्थ है। उनका उत्तर सुनकर मैं दंग रह गया। अभी मैं कोई स्पष्टीकरण देने के बारे में सोच ही रहा था कि भूपेश बाबू मेरे बचाव के लिए नाश्ते की प्लेट लेकर आ गए। उसके बाद चाय आई। फुर्ती से चाय पीकर हम लोग ताश खेलने बैठ गए। उनके जुड़वा भाई होने का विषय भुला दिया गया। खेल प्रारंभ होने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं अभी ताश खेलने की कला भूला नहीं था। मेरे खेलने और दाव लगाने का कौशल यथावत था। बाजियां बहुत छोटी थीं। खेल खत्म होने के बाद अधिकतम 4 आने की हार जीत होती थी, लेकिन बिना दाव लगाए ताश खेलने में कोई मज़ा नहीं था। राम बाबू और मैं पहली बाजी या रबड़ में साथी थे। राम बाबू ने मोटी सी सिगार जलाई और मैंने और भूपेश बाबू ने अपनी अपनी सिगरेट जला ली। वनमाली बाबू अपनी लौंग और सुपारी से ही संतुष्ट थे। इसके बाद हमने खेलना शुरू किया। प्रत्येक बाजी के बाद ताश फेंटे जाते और खिलाड़ियों का जोड़ा भी बदल जाता था। वे तीनों अच्छे खिलाड़ी थे। हम लोगों के बीच अधिक बातचीत नहीं हो रही थी क्योंकि सबका ध्यान खेल पर था। केवल सिगार और सिगरेट के सिरे ही हमारे हाथों में लगातार चमक रहे थे। भूपेश बाबू एक बार खिड़की खोलने के लिए उठे थे और वापस आकर दोबारा खेल में व्यस्त हो गए थे। हमारा खेल समाप्त हुआ तो 9 से अधिक बज चुके थे। नौकर 2 बार पहले ही हमें खाना खाने के लिए याद दिला चुका था। जब हमने हिसाब लगाया तो पता चला कि मैं 2 आने जीत चुका था। जीत का पैसा अपनी जेब में रखते हुए मैं हर्षित होकर उठ खड़ा हुआ। हम लोग कल फिर खेलेंगे। क्यों? भूपेश बाबू ने मुस्कुराते हुए पूछा।
हम अवश्य खेलेंगे, मैंने कहा। जब मैं ऊपर अपने कमरे में गया तो सत्यवती ने रोष जताते हुए कहा कि सर्दी की रात में 9:15 बजे खाना खाने में बहुत देर हो जाती है, लेकिन ब्रिज के खेल के इतने लंबे समय बाद अपनी जीत से मैं अत्यंत प्रसन्न था, इसलिए मैंने उसकी धमकी को हंसी में उड़ा दिया। उसके बाद हम लोग लगभग रोजाना ताश खेलने लगे। शाम को लैंप जलते ही हमारा खेल शुरू हो जाता और रात 9 बजे तक चलता था। 5 या 6 दिनों के बाद मैंने उन लोगों को अपनी धाक जमा ली थी। भूपेश बाबू अत्यंत सुकुमार हृदय वाले, मृदुभाषी एवं मिलनसार तथा ब्रिज के खेल में भारी रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। राम बाबू एक गंभीर, चुप्पा और दूसरों की गलती निकालने वाला आदमी था। वनमाली बाबू राम बाबू की बहुत इज्जत करते थे और अपना महत्व जताते थे कि असफल प्रयास करते रहना हमारा एक कर्म है। दोनों ही अस्पष्ट पूर्वी बंगाली बोली में बात करते थे। हम लोग लगातार 6 दिनों तक प्रसन्नतापूर्वक ब्रिज खेलते रहे। हमारा खेल एक प्रकार से नियमित संस्थान का स्वरूप ग्रहण करने लगा था कि इसी बीच हमारी नीचे वाली मंजिल पर एक अप्रत्याशित घटना घट गई, जिसके कारण हमारी नियमित बैठक में बाधा पड़ गई। भूतल पर रहने वाले एकमात्र किराएदार नटवर नस्कर की अचानक हत्या हो गई थी। एक और जहां यह बात सच थी कि हम लोगों का उसके साथ कोई सीधा संबंध नहीं था, फिर भी जब कोई नाव नदी में चलती है तो उसके किनारे उसकी लहरों से अछूते नहीं रह पाते हैं। उस दिन शाम को 6:30 बजे मैं शॉल ओढ़कर अपना खेल खेलने जा रहा था। चूँकि मुझे थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए मैं बड़ी फुर्ती से सीढ़ियाँ उतर रहा था और मेरे सैंडल की आवाज़ सीढ़ियों पर साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं आखिरी पायदान पर पहुंचा, एक तेज धमाका सुनकर मैं जहां का तहां ठहर गया। मैं धमाके वाले स्थान का अनुमान नहीं लगा सका। वह सड़क पर किसी कार की आवाज़ भी हो सकती थी, लेकिन धमाके की आवाज़ उससे अधिक तेज थी। गली से कानों को बहरा कर देने वाली कोई आवाज़ आना संभव नहीं था। मामूली ठहराव के बाद मैं भूपेश बाबू के कमरे की ओर चल पड़ा। बत्तियां जल रही थीं। भूपेश बाबू खिड़की के सरिये पकड़कर बाहर की ओर देख रहे थे, जबकि राम बाबू और वनमाली बाबू उनके पीछे खड़े होकर बाहर की ओर झांक रहे थे। कमरे में मेरे प्रवेश करते ही भूपेश बाबू ने उत्तेजित होकर कहा, उधर उधर, और 1 मिनट में गड़ी में दौड़ गए। क्या तुमने उसे देखा? उसने एक भूरे रंग की शॉल ओढ़ी हुई थी। आखिर मामला क्या है? मैंने पीछे से पूछा। सभी लोग मेरे ओर मुड़ गए। क्या तुमने धमाके की आवाज़ सुनी? भूपेश बाबू ने पूछा। वह आवाज़ इसी खिड़की के नीचे गली से आई थी। मैंने अभी खिड़की खोली ही थी कि नीचे से तेज धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो एक आदमी मुझे गली से भागता दिखाई पड़ा। हमारी इमारत मेन रोड पर थी। एक पतली सी गली उस सड़क से इमारत की बगल से हमारे पिछले दरवाजे तक जाती थी। घर में काम करने वाले नौकर आने जाने के लिए उसी गली का प्रयोग करते थे। मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इस कमरे के नीचे वाले कमरे में कोई रहता था। वह आवाज़ उस कमरे से नहीं आई थी क्या? मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, भूपेश बाबू ने कहा। मेरे कमरे के नीचे वाले कमरे में कोई रहता अवश्य है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। राम बाबू और वनमाली बाबू ने आपस में नजरें मिलाईं, जिसके बाद अपना गला साफ करते हुए राम बाबू बोले, नीचे वाले कमरे में नटवर नस्कर रहता था। आइए चलकर देखते हैं, मैंने कहा। यदि वह अंदर होगा तो हमें बता देगा कि किस चीज़ की आवाज़ थी। तीनों में से कोई भी वहां जाने का इच्छुक नहीं था, लेकिन मैं व्योमकेश जैसे सत्य शोधक व्यक्ति का मित्र था। भला मैं उस आवाज़ के स्रोत का पता लगाने से कैसे चूक सकता था। आइए हम लोग अपना खेल शुरू करने से पहले एक बार उसे देख आते हैं, मैंने कहा। यदि वह रोज़मर्रा की आवाज़ होती तो मैं उससे परेशान नहीं होता, लेकिन यदि किसी ने गली से आकर नटवर बाबू के कमरे में कोई पटाखा फेंका था तो हमें उसका पता लगाना ही चाहिए। क्या हमें नहीं लगाना चाहिए? वे तीनों उदास होकर मेरे साथ चल पड़े। प्रबंधक शिवकाली बाबू के कमरे में ताला लगा हुआ था और भंडार गृह का दरवाज़ा भी बंद था। भोजनालय का कमरा खुला हुआ था, क्योंकि उसमें कुछ छोटे स्टूलों के अलावा कुछ भी नहीं था। केवल नटवर बाबू का कमरा अंदर से बिना ताला बंद किए खुला हुआ था। उसे देखकर यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि नटवर बाबू कमरे के अंदर ही थे, इसलिए मैंने उन्हें नटवर बाबू कहकर आवाज़ दी। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। जब थोड़ी अधिक ऊंची आवाज़ में बोलने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला
तो मैंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। कमरे में अंधेरा था, कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन कमरे में हल्की गंध आ रही थी। वह गंध बारूद की थी। हमने चकित होते हुए एक दूसरे की ओर देखा। दरवाजे के पास अवश्य ही कोई स्विच होगा, भूपेश बाबू ने कहा। ठहरो, मुझे बत्ती जलाने दो। मुझे एक ओर धकेलते हुए उन्होंने कमरे के अंदर झांका और उसके बाद अंदर जाकर स्विच टटोलने लगे। एक खटका दबाते ही बत्ती जल उठी। छत पर लगे बल्ब की रोशनी में हमने सबसे पहले जो चीज़ देखी वह था नटवर बाबू का शव। एक सफ़ेद स्वेटर और धोती पहने वह कमरे के बीच में फर्श पर पीठ के बल पड़ा हुआ था। उसका शव तिरछा हो गया था और छाती के पास से खून की मोटी धारा निकल रही थी, जो कि कमरे में फैल गई थी। नटवर नस्कर जब जीवित था तब भी कोई खास सुंदर नहीं था। वह मध्यम कद काठी वाला आदमी था और उसका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था। उसके चेहरे पर चेचक जैसे दाग थे, लेकिन मौत ने उसके चेहरे को और भी अधिक भयावह दिया था। मैं उसकी भयावता का वर्णन नहीं करूँगा। आप शव की भंगिमा देखकर स्वयं अनुमान लगा लीजिए कि मृत्यु का भय कितना डरावना होता है। शव को देखते ही राम बाबू अचानक जड़ हो गए और उनके गले से हिचकी जैसी आवाज़ निकली। अपनी अविश्वसनीय आंखों से उन्होंने जो दृश्य देखा उससे वह कांपने लगे। वनमाली बाबू ने उनकी बाहों में अपने नाखून चुभाते हुए कहा, वह मर गया दादा, सचमुच मर गया है। उसके इस कथन से मैं कोई अनुमान नहीं लगा सका कि गोया उनकी अभिव्यक्ति किसी दुख की द्योतक थी या आश्चर्य या खुशी की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह मर चुका है, भूपेश बाबू ने अपने विवर्ण चेहरे के साथ कहा। वह गोली लगने से मरा था। वहाँ खिड़की पर देखो, क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? बिना सरियों वाली खिड़की के पल्ले खुले हुए थे। उसकी देहली पर एक पिस्तौल पड़ी हुई थी। तस्वीर साफ हो चुकी थी। हत्यारे ने खिड़की के बाहर खड़े होकर नटवर नस्कर पर गोली चलाई थी। उसके बाद वह पिस्तौल को खिड़की की देहली पर टिकाकर भाग गया। अपने पीछे आती कदमों की तेज आवाज़ सुनकर मैं पीछे मुड़ा। इमारत के मैनेजर शिवकाली चक्रवर्ती हमारे समीप आ रहे थे। वह दुबले पतले आदमी थे और अनावश्यक फुर्ती दिखा रहे थे। उनकी आंखें बेवजह ही व्याकुल दिखाई दे रही थीं। वे जब तक कोई वाक्य 2 बार नहीं बोलते थे तब तक उन्हें संतोष नहीं होता था। आप सब लोग यहाँ हो? क्या मामला है, क्या मामला है? हमारे पास आते हुए उन्होंने पूछा। आप खुद ही देख लीजिए। उन्हें अच्छी तरह देखने के लिए हम लोग दरवाजे के एक तरफ हट गए। जब उन्होंने रक्त रंजित शव देखा तो शिवकाली बाबू की रूह कांप उठी। हे भगवान, हे भगवान, नटवर नस्कर मर गया। खून खून कैसे मरा यह? आप वहाँ जाकर खुद ही क्यों नहीं देख लेते? मैंने खिड़की की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए कहा। हे भगवान, पिस्तौल पिस्तौल! जैसे ही उन्होंने खिड़की पर बंदूक देखी, शिवकाली बाबू हकलाते हुए बोले, नटवर बाबू की हत्या पिस्तौल से की गई थी। किसने मारा उसे? उसकी हत्या कब हुई? मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि उसे किसने मारा था, मैंने उत्तर दिया। लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि वह कब मारा गया था। लगभग 5 मिनट पहले। उन्हें मैंने सारी बात संक्षेप में बताई। वह क्षुब्ध होकर शव को घूरने लगे। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अचानक मैंने महसूस किया कि शिवकाली बाबू भूरे रंग की शॉल ओढ़े हुए थे। मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ गया। अपनी घबराहट पर नियंत्रण करते हुए मैंने कहा, क्या आप अपने घर में नहीं थे? क्या आप कहीं बाहर गए थे? क्या? हाँ, मैं किसी काम से बाहर गया था, उन्होंने रोषपूर्ण स्वर में कहा। लेकिन अब क्या उपाय है? अब क्या किया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले हमारा काम पुलिस को सूचित करने का है, मैंने कहा। सही है, शिवकाली बाबू ने उत्तर दिया। लेकिन मेरे पास तो कोई फ़ोन भी नहीं है। अजीत बाबू, आपके यहाँ टेलीफोन है, यदि आप कर सकें। मैं तत्काल पुलिस को फ़ोन करूँगा, मैंने कहा। लेकिन आप लोगों में से कोई भी कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। पुलिस के आने तक सब लोग यहीं प्रतीक्षा कीजिए। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया। कमरे में जाने से पहले मैंने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। मैंने भी भूरे रंग की शॉल ओढ़ी हुई थी। हम अपने क्षेत्र से तत्कालीन पुलिस निरीक्षक प्रणव गुहा से परिचित थे। वह एक अधेड़ आयु के सक्षम पुलिस अधिकारी थे, परंतु वे ब्योमकेश से अधिक प्रभावित नहीं थे। एक और जहां उनके व्यवहार और बातचीत की कठोरता में
मिलनसारता का एक भी संकेत नहीं मिलता था। वहीं दूसरी ओर वह अंत में जरूरत पड़ने पर व्योमकेश की चापलूसी भी करने लगते थे। इसके अतिरिक्त प्रणव बाबू सरकारी मामलों में गैर सरकारी तौर पर कड़ा रुख अपनाने से भी परहेज नहीं करते थे। टेलीफोन पर मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उन्होंने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, सचमुच क्या जासूस के अड्डे पर अपराध? लेकिन जब वहां आपके पास व्योमकेश बाबू हैं तो आपको मेरी क्या जरूरत है? उन्हें खुद ही जांच करने दीजिए। व्योमकेश कलकत्ता में नहीं है, मैंने झुंझलाते हुए कहा। यदि वे यहाँ होते तो निश्चय ही अब तक इस मामले को अपने हाथ में ले चुके होते। अरे ठीक है, फिर मैं अभी आता हूँ, निरीक्षक प्रणव ने कहा। उसने मंद मुस्कान के साथ फोन रख दिया और मैं नीचे चला गया। आधा घंटा बाद प्रणव बाबू अपने लाव लश्कर के साथ आए। मेरे ऊपर नजर पड़ते ही वह मंद मंद मुस्कुराए। उसके बाद उन्होंने शव का गंभीरतापूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने खिड़की की दहलीज से पिस्तौल की सावधानी से उठाया और उसे अपनी रुमाल में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। अंततोगत्वा शव को वहां से भेजने के बाद उन्होंने कमरे में पड़ी एकमात्र कुर्सी पर बैठकर वहां मौजूद सभी लोगों और इमारत के अन्य निवासियों से पूछताछ शुरू कर दी। मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने उन्हें बता दिया। यहाँ अब मैं अन्य लोगों के बयानों का संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रबंधक शिवकाली बाबू अपने ब्रह्मचर्य की सौगंध से बंधे थे। दूसरे शब्दों में वे कुंवारे थे। वे इस बोर्डिंग हाउस को विगत 25 वर्षों से चला रहे थे। वह घर ही उनकी पत्नी, बच्चे और परिवार था। नटवर नस्कर ने भूतल स्थित वह कमरा 3 वर्ष पूर्व किराए पर लिया था और तभी से उसमें उनका कब्जा था। उसकी आयु लगभग 50 वर्ष थी और वह अन्य लोगों से अधिक मिलता जुलता नहीं था। राम बाबू और वनमाली बाबू महीने में एक आध बार उससे मिलने उसके कमरे में जाते थे। शिवकाली बाबू को भी नटवर से कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वह समय से उन्हें किराए का भुगतान कर देते। शिवकाली बाबू जानते थे कि दोपहर बाद आलू सस्ते मिलने लगते थे, इसलिए वे आलू खरीदने के लिए उस समय गोदाम में गए थे। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सारे आलू बिक चुके थे, इसलिए वे खाली हाथ वापस लौट आए थे। भूपेश बाबू एक बीमा कार्यालय में काम करते थे। 1.5 साल पहले कलकत्ता में उनका तबादला हुआ था। उनकी आयु लगभग 45 वर्ष थी। वे विधुर थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके पास कहने के लिए अपना कोई घर नहीं था। वे अपने काम के सिलसिले में सारे देश में भ्रमण करते रहते थे। भूपेश बाबू ने इस बात की सटीक जानकारी दी कि उन्होंने किस प्रकार ब्रिज खेलने के लिए अपना एक गुट बनाया था। उन्होंने उस शाम की घटना का विवरण देते हुए यह भी बताया था कि उन्होंने एक आदमी को भूरी शॉल ओढ़े हुए उधर से भागते देखा था, लेकिन वे उसका चेहरा पूरी तरह नहीं देख पाए थे। किसी भागते हुए आदमी का चेहरा कोई भी पीछे से नहीं देख सकता था, इसलिए उन्होंने कहा कि यदि कोई आदमी उनके सामने लाया भी जाएगा तो उसे वह दोबारा पहचान नहीं सकते थे। रामचंद्र रॉय और वनमाली चंद्र के बयान एक जैसे ही थे। मैंने महसूस किया था कि पूछताछ के दौरान रामचंद्र बाबू जहां पूर्णतया धीर गंभीर बने रहे, वहीं दूसरी ओर वनमाली बाबू कुछ व्यथित दिखाई दे रहे थे। वे दोनों ही पहले ढाका में रहते थे और एक ही ब्रिटिश कंपनी में काम करते थे। उन दोनों की पत्नियां और बच्चे विभाजन के बाद हुए दंगों में मारे गए थे, परंतु वे दोनों किसी तरह वहां से जिंदा बच गए। राम बाबू की आयु 48 वर्ष और वनमाली बाबू की आयु 45 वर्ष थी। वे कलकत्ता आने के बाद इसी घर में रहते थे और एक बैंक में काम करते थे। इस तरह उन्हें वहां रहते हुए 3 साल बीत गए थे। उन्हें ब्रिज खेलने का शौक था, परंतु कलकत्ता आने के बाद उन्हें खेलने का कोई मौका नहीं मिलता था। कुछ दिनों बाद भूपेश बाबू ने अपने कमरे में ब्रिज खेलने का प्रबंध कर लिया था, जिसके बाद से उनकी शामें बड़ी खुशनुमा वातावरण में गुजरने लगी थी। भूपेश बाबू को अपने कमरे में प्रवेश करने के 5 मिनट के अंदर ही उन्हें गली में एक जोरदार धमाका होने की आवाज़ सुनाई पड़ी। नटवर बाबू को वे ढाका से ही जानते थे, लेकिन उनकी कोई खास निकटता नहीं थी। नटवर बाबू ढाका में अनेक उद्यमों के लिए एजेंट का काम करते थे। एक ही मकान में रहने के कारण उन दोनों की आपस में यदा कदा मुलाकात होती रहती थी। राम बाबू और वनमाली बाबू कभी कभार उनसे बातचीत करने के लिए उनके पास चले जाते थे। उन्हें इस बात से कोई जानकारी नहीं थी कि क्या नटवर बाबू का कोई अन्य मित्र भी था अथवा नहीं।
उन्होंने एक सेकंड के लिए किसी आदमी को सूर्यास्त के समय भूरे रंग की शॉल ओढ़े और भागते हुए देखा था और अब वे उसे दोबारा नहीं पहचान सकते थे। बाकी बचे किराएदारों में कोई भी कुछ बताने में सक्षम नहीं था। पहली मंजिल के दूसरे कोने वाले कमरे में चौसर का खेल चल रहा था, जिसमें 4 लोग खिलाड़ी थे और 4 लोग बैठकर उन्हें खेलते देख रहे थे। वहां मौजूद उन 8 लोगों को कहना था कि उन्होंने गोली चलने जैसा कुछ भी नहीं सुना था। उस किराए के मकान में रहने वाले अन्य लोगों ने केवल इतना बताया कि वे नटवर नस्कर से परिचित थे, लेकिन इसके अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई जानकारी नहीं थी। केवल नौकर हरिपाद ने कुछ कहा अवश्य, परंतु वह या तो अप्रासंगिक था अथवा महत्वहीन था। शाम को 6 बजे पहली मंजिल पर रहने वाले सुरेन बाबू ने हरिपाद को मेन रोड के एक रेस्तरां में नाश्ता लाने के लिए भेजा था। पिछली गली से वापस आते हुए उसने नटवर बाबू के कमरे में किसी को बड़बड़ाते सुना था। चूँकि दरवाज़ा बंद था, इसलिए वह ना तो किसी को देख पाया और ना ही साफ साफ कुछ सुन पाया। हरिपाद ने उस घटना पर विशेष रूप से इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि नटवर बाबू के पास आम तौर पर कोई आता जाता नहीं था। वह समय के बारे में तो स्पष्टतया कुछ नहीं बता पाया, लेकिन सुरेन बाबू ने साफ साफ कहा था कि उन्होंने हरिपाद को शाम को 6 बजे नाश्ता लेने के लिए भेजा था। दूसरे शब्दों में नटवर बाबू की मृत्यु से आधा घंटा पहले उनसे मिलने कोई उनके कमरे में गया था। इमारत में रहने वाला कोई भी किराएदार नहीं था, क्योंकि किसी ने भी उससे पहले उनसे मिलने की बात स्वीकार नहीं की थी। इस आधार पर नटवर से मिलने के लिए आने वाला व्यक्ति कहीं बाहर से आया था। शायद यह वही आदमी रहा होगा जिसने भूरे रंग की शॉल ओढ़ी हुई थी। हरिपाद के बयान से कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ था। इमारत में मौजूद सभी लोगों का बयान दर्ज करने के बाद इंस्पेक्टर प्रणव ने कहा, आप सब लोग अब जा सकते हैं, क्योंकि अब हमें कमरे की तलाशी लेनी है। और हाँ, अजीत बाबू तथा शिवकाली बाबू इस बात को ध्यान में रखें कि जब तक हत्या की यह गुत्थी सुलझ नहीं जाती, तब तक आप दोनों लोग कलकत्ता से बाहर जाने की कोशिश ना करें। आपके कहने का क्या अर्थ है? मैंने आश्चर्यपूर्वक पूछा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप और शिवकाली बाबू दोनों ने भूरे रंग की शॉल ओढ़ी हुई है, इंस्पेक्टर प्रणव ने उत्तर दिया। हे, अब आप जा सकते हैं। उसने सामने से ही दरवाज़ा बंद कर दिया। हम लोग अपने अपने घरों में लौट गए। ताश का खेल पूरी तरह भुलाया जा चुका था। अगला दिन पूरी निष्क्रियता में अलसाते हुए बीता। पुलिस की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। इंस्पेक्टर प्रणव पिछले दिन नटवर के कमरे की तलाशी लेने के लिए बाद वहां से कुछ दस्तावेज लेकर दरवाजे में ताला लगा गए थे। वह आदमी हमारे विरुद्ध था, परंतु उसने अपना विरोध इतनी सौम्यता से प्रदर्शित किया था कि आप उसे कुछ कह ही नहीं सकते। वह जानता था कि मेरे पास एक मजबूत तर्क था, फिर भी उसने मुझे कलकत्ता से बाहर ना जाने का तुच्छ बहाना बनाया। चूँकि मैं व्योमकेश का मित्र था, इसलिए मुझे परेशान करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। प्रातःकाल वहाँ रहने वाले सभी सज्जन अपने अपने काम पर चले गए। कोई भी लेश मात्र भी परेशान नजर नहीं आया। इसके बावजूद कि वह उन्हीं लोगों के साथ किराए के मकान में रहता था। नटवर नस्कर नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने का किसी को कोई गम नहीं था। सब लोग इसी दार्शनिक सिद्धांत का पालन करते थे, यदि आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु भी अनिवार्य है। शाम को मैं भूपेश बाबू के कमरे पर गया। राम बाबू और वनमाली बाबू भी वहां पहुंचे हुए थे। हम सबका उत्साह क्षीण हो चुका था। किसी ने ब्रिज खेलने की चर्चा नहीं की। एक कप चाय पीते हुए नटवर नस्कर की मृत्यु की व्यथित मन से चर्चा की और पुलिस की अकर्मण्यता की चर्चा के साथ हमारी मुलाकात समाप्त हो गई। तो आज यहीं तक। कल मैं इस कहानी का दूसरा भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। नमस्कार।